मैं सही लिखे तो ठीक है। तो सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। तो आज हम सीख रहे हैं प्रश्नावली पहली के अंतर्गत ही कक्षा 8 की प्रश्नावली है। इसके पहले भाग में आपको पहले कुछ मैंने प्रश्नों को हल करना सिखाया था। प्रश्न कहने में थोड़ी बहुत जानकारी दी थी। आज हम करते हैं इसके दूसरे भाग के अंदर थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं, ताकि प्रश्नावली को हल करने से पहले उसके बेसिक फंडामेंटल को समझना जरूरी होता है, मूलभूत बातों को समझना जरूरी होता है, उसको हम हल करेंगे। तो इसके अंदर एक विषय दे रखा है टॉपिक, ये परिमेय संख्याओं के गुण धर्म। तो सबसे पहले यही समझना है कि गुण धर्म का अर्थ क्या होता है। परिमेय संख्याओं के बारे में तो मैंने बताया था आपको। गुण धर्म का मतलब होता है विशेषताएं। गुण धर्म का मतलब होता है विशेषताएं, उसके गुण क्या है। तो सबसे पहले कुछ छोटे छोटे टॉपिक भी आएंगे आपके, जैसे योग। योग का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। तो आप यहां पर ध्यान दीजिए कि योग का अर्थ क्या होता है, जोड़ना। दूसरा है वैकलन। ये शब्द योग का तो समझ आता है, लेकिन वैकलन का पता नहीं। तो वैकलन का अर्थ होता है घटाव, ठीक है। अब आगे जो टॉपिक है ये मेरे का टॉपिक क्रम विनिमयता। क्रम का मतलब क्या होता है, जैसे एक क्रम चल रहा है, जैसे एक के बाद दो आए, दो के बाद तीन आए, तीन के बाद में चार आए, चार के बाद में पांच आए। इस प्रकार से ये क्या है, एक क्रम चल रहा है। तो क्रम विनिमयता का अर्थ होता है क्रम। और विनिमय का मतलब होता है लेना देना, लेन देन को कहते हैं विनिमय। यानी क्रम को आगे पीछे रखने पर उत्तर में चेंज नहीं आना, उसको कहते हैं क्रम विनिमयता। जैसे अब मैं लिख देता हूं 4 गुणा 5। 4 को मैं 5 से गुणा करूंगा तो हमारे पास उत्तर आएगा 20, ठीक है। अब मैं 5 को 4 से गुणा करूंगा तब भी उत्तर 20। यानी गुणा करने पर, यानी मैंने 4 को 5 से गुणा किया, पहले स्थान पर कौन है यहाँ पर 4, दूसरे स्थान पर कौन है 5, तब इन दोनों का गुणा किया, आंसर कितना आया 20 है। बाद में मैंने क्या किया कि जो दूसरे स्थान पर था क्या था 5, उसको पहले कर दिया, और पहले स्थान पर क्या था 4, उसको बाद में कर दिया। अब इनका गुणा किया तो भी 20। यानी गुणा के अंदर क्रम विनिमयता काम आता है, ये ध्यान रखना। अब दूसरा है, क्या योग में भी ऐसा होता है, अर्थात जोड़ में भी ऐसा होता है, क्रम को हम चेंज करते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता है। जैसे यहीं पर कर लेते हैं 9 + 5 कितने होते हैं, 14 होते हैं। अब मैं इसी को आगे ऐसे लिख देता हूं 5 + 9, ये भी 14। तो इस प्रकार से 14, यहां पर भी आंसर 14 है, इसका भी आंसर 14 आया है। तो ये दोनों क्या है, योग करने पर भी क्रम विनिमयता सिद्धांत लागू होता है। तीसरा होता है, क्या भाग करने पर लागू होगा ये चीज। कैसे, जैसे मैंने 8 में 2 का भाग दिया तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं 2 में 8 का भाग दूं तो क्या इसका आंसर 4 आएगा, नहीं आएगा। 2 एकम 2, 2 चौका 8, इसका आंसर 1/4 आ जाएगा। तो क्रम विनिमयता सिद्धांत भाग में लागू नहीं होता है। क्या घटाव में लागू होता है, जैसे 9 में से मैंने 4 घटा दिए, तब हमारे पास आंसर आ गए +5। अब मैं इसी को इसी प्रकार से लिख देता हूं कि 4 - 9 करता हूं, तब हमारे पास कितना आंसर आता है, यहां पर हमारे पास आंसर आता है -5। क्या ये दोनों आंसर सेम है, प्रश्न ये खड़ा होता है। यहां पर देखो 5 किसके हैं, एक प्लस की संख्या है, और यहां पर 5 किसके हैं, माइनस की, जो कि दोनों ही अलग अलग संख्याएं हैं। तो इससे यह सिद्ध होता है क्रम विनिमयता, ना ही क्रम विनिमयता का जो सिद्धांत है वो भाग में भी नहीं लगता है और घटाव के अंदर भी नहीं लगता है। यानी वैकलन में भी नहीं काम आता है और भाग में भी काम नहीं आता है। तो क्रम विनिमयता सिद्धांत किसमें लगता है, ये लगता है जोड़ में भी काम आता है और गुणा में भी काम आता है। तो इससे संबंधित मैं कुछ बातें लिख देता हूं, यहां पर एक बार मैं मिटा करके लिख देता हूं, ये सहचार्यता का मैं आगे बाद में कराता हूं एक बार। तो इससे सूत्र क्या बनता है, इससे सूत्र बनता है कि यदि a × b है
तो हम इसको b गुणा a लिख सकते हैं। यदि a प्लस b है तो हम इसको b प्लस a भी कर सकते हैं, तो भी कोई आंसर चेंज नहीं होगा। अब यहां पर प्रॉब्लम ये आती है कि a क्या है और b क्या है। ठीक है, a देखो ABCD में पहला अक्षर होता है, तो इसलिए पहली संख्या होती है उसको हम a के रूप में लिखते हैं। a बराबर पहली संख्या, b बराबर दूसरी संख्या और c बराबर तीसरी संख्या और d बराबर चौथी संख्या। तो यानी क्रम विनिमयता सिद्धांत किस किस में लागू होता है? गुणा में लागू होता है और जोड़ में लागू होता है। इसके बाद में अगला है शून्य की भूमिका। शून्य का मतलब क्या होता है? शून्य का अर्थ होता है जीरो। ठीक है, शून्य का मतलब होता है जीरो। अब देखो a प्लस जीरो करो या जीरो प्लस a करो, a यानी पहली संख्या है और उसके साथ क्या जोड़ रहे हैं हम? जीरो जोड़ रहे हैं। जैसे कोई संख्या है 5, 5 के साथ जीरो जोड़ेंगे तो बराबर 0 प्लस 5, ये दोनों ही आंसर बराबर होंगे। इसका आंसर 5 होता है तो इसका आंसर भी 5 होता है। तो एक बार विद्यार्थियों आप इसको उतारो और इसके बाद अगला टॉपिक करते हैं। एक बार इसको उतारो 2 मिनट के लिए। तो आगे हम करते हैं सहचार्यता। तो सहचार्यता के बारे में क्या सूत्र है कि a गुणा b गुणा c। जैसे a का गुणा ब्रैकेट के अंदर b गुणा c से हो रहा है तो इनका आंसर सेम ही आएगा a गुणा b गुणा c के रूप में। कैसे? तो सबसे पहले ये गुणा के रूप में दे रखा है तो मैं गुणा के बारे में कहता हूं कि 4 गुणा में 5 गुणा 3, ये आ गया। अब इसको पहले आंसर निकाल के देखते हैं कितना आंसर आता है। तो 5 दिए, पहले ब्रैकेट के अंदर को हल करेंगे, 5 दिए 15 और 15 को 4 से करेंगे 60 हो जाएगा। अब इसी का इसी प्रकार से करेंगे कि 4 गुणा 5 के रूप में और फिर 3 से, तो 4 5 20, 20 दिया 60। तो सहचार्यता का सिद्धांत गुणा में लागू होता है, अर्थात गुणन के अंदर लागू होता है। क्या ये योग के अंदर लागू होता है? यहां पर देखेंगे, जैसे 4 ब्रैकेट में 5 प्लस 6 इस प्रकार से लिखा हुआ है। अब इनको जोड़ेंगे, 6 और 5 11, 11 और 4 15, इसका आंसर आता है। अब इसी को हम इसी प्रकार से लिख देते हैं कि 4 प्लस 5 प्लस का 6, 4 5 4 और 5 9, 9 और 6 20, का भी आंसर कितना आता है? 15। इसमें भी ये लागू होता है। क्या व्यकलन में लागू होता है? जैसे 5 माइनस 2 माइनस 1। अब देखिए 2 में से 1 जाएगा 1, तो 1 बचेगा वो प्लस का, और फिर 5 में से 1 घटेगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को हम उसी प्रकार से लिखते हैं, जैसे कि 5 माइनस 2 और माइनस का 1, ऐसे करके लिखते हैं। अब यहां पर देखिए, एक मिनट, इसको हम इस प्रकार से लिख देते हैं। एक मिनट, इसका आंसर थोड़ा गलत है कि 2 में से 1 जाएगा प्लस का 1, और प्लस के 1 को ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे, बाहर निशान है माइनस का, तो प्लस गुणा माइनस, माइनस का 1, तो अब ये माइनस का 1 इसमें से घटेगा तो ये प्लस का 4 आया। अब यहां पर देखिए 5 है, 5 में से 2 जाएगा 3 बच जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3 बच जाएगा, और 3 में से फिर 1 घटेगा, तब ये बच जाएगा 2। जैसे 5 में से 2 जाएंगे, 3 बच जाएंगे हमारे पास, और 3 में से 1 घटेगा 2। तो यहां पर आंसर चेंज आ गया, यहां पर आंसर 4 है, यहां पर आंसर 2 है, तो ये इसमें सिद्धांत लागू नहीं होता है। इसी प्रकार से भाग में भी सहचार्यता का सिद्धांत
लागू नहीं होता। और तत्समक, अब तत्समक किसे कहते हैं? वह संख्या जो उत्तर को उसी समान बनाए, तत्समक कहलाता है। ठीक है, तो आज के लिए कक्षा 8 के लिए इतना काम है। तो आशा करता हूं विद्यार्थियों आपको ये बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। अगर कोई प्रश्न आपको समझ नहीं आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर फिर और कमेंट्स में अगर कोई प्रॉब्लम है आपको किसी प्रश्न के अंदर या दोबारा समझना है तो आप हमें कमेंट में लिखिए, हम आपको दोबारा समझाएंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।